Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education from University of the Punjab, Lahore, and currently I am working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children, and this course belongs to Masters of Special Education with an area of specialization hearing impairment. The code of this course is SPED 4133, and this is a 3 credit hours course. The title for today's lesson is Problem Posing Teaching Method. In our last lecture we have discussed problem solving approach in detail, and today we will discuss problem posing teaching method. We have already discussed in detail problem solving approach and its all procedures, and today we will discuss that how we can pose the problem and what is the teaching method which is called as problem posing and its procedures and benefits. Here is a quote. This is a popular quote that without posed problems there are no problems to solve. Because sometimes आपके मैथमेटिकल क्लासरूम्स में ऐसा होता है कि जब तक आप मैथ्स को के प्रॉब्लम को पोज नहीं करते स्टूडेंट्स के सामने, उनको मैथ्स के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती. ये मैथ्स के लिए भी इसी तरह से है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसी तरह से है कि प्रॉब्लम पोजिंग जो है वो एक प्रॉपर टेक्निक है और एक प्रॉपर टीचिंग मेथड के तौर पर यूज़ होता है, और स्टूडेंट्स उसको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं. और अगर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम रखा नहीं जाएगा और बच्चे खुद जो हैं वो प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर, तो देयर विल बी नथिंग टू सॉल्व. Here are two frequently asked questions when we apply problem posing method in our mathematical classroom. That who poses mathematics problems, यानी mathematical जो problems हैं उसको pose कौन करता है. If you view the any textbook of mathematics of any grade, you will find that there are already different problems in the mathematics class. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो करिकुलम डेवलपर्स ने डेवलप की होती हैं और उसको वो करिकुलम का पार्ट होती हैं. समटाइम्स उसमें टीचर्स जो हैं वो चेंजेस भी कर सकते हैं, डिफरेंट उनकी प्रैक्टिस के लिए न्यू क्वेश्चंस को भी फॉर्मुलेट किया जा सकता है और न्यू प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट किया जा सकता है जो बच्चों के सामने पोज किए जा सकते हैं बाय द टीचर्स. सो दोनों तरह से जो है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को पोज किया जा सकता है. For whom are mathematics questions posed? Like जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में हैं वो either they are for the teachers or for the students. क्योंकि जब टीचर्स उनको सॉल्व करना सिखाते हैं बच्चों को तो हम ये कहते हैं कि वो क्वेश्चंस टीचर के लिए थे फॉर द पर्पज़ ऑफ टीचिंग. हाउएवर अगर आप प्रैक्टिस के लिए जब बच्चों को मैथ के क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं और दे रहे होते हैं तो उस वक़्त वो क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स पोज किए जाते हैं ताकि वो डिफरेंट सिनेरियोज़ में प्रॉब्लम्स जो पोज किए गए हैं उनको सॉल्व कर सकें. सो दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए प्रॉब्लम पोजिंग की जा रही होती है मैथ्स की क्लास में. Before going onward that what is problem posing and the procedures of problem posing, first we have to discuss that what actually problem posing is. In our previous lecture of problem solving method we have already discussed the definitions of problem, that what is a problem. Hope you will review that lecture to understand the nature of the problem. And according to Dunker, he described problem posing in mathematics as the generation of a new problem or the formulation of a given problem. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आपने जो ऑलरेडी आपके पास प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट करना, यानी उसको थोड़ा सा उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टोरी बना सकते हैं, उसका वे जो है प्रॉब्लम पोजिंग का जो वे आउट है
उसको चेंज किया जा सकता है इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी टेक्स्ट बुक में जो गिवन स्टेटमेंट है, कोई गिवन क्वेश्चन है, उसको प्रॉब्लम पोज में चेंज किया जा सकता है, एक नई प्रॉब्लम की शक्ल में उसी क्वेश्चन को फॉर्मुलेट भी किया जा सकता है, और दूसरी तरफ एक नया प्रॉब्लम जो है वो भी जनरेट किया जा सकता है बाय द टीचर। Here is another definition which is presented by Silver, and he described problem posing as it refers to both the generation of new problems and the reformulation of given problems. Posing can occur before, during or after the solution of a problem. इसकी definition में there is no difference between the two definitions. However, इसमें इसने ऐड किया है कि ये जो हम प्रॉब्लम पोजिंग करते हैं दैट कैन अकर बिफोर द लेक्चर और ड्यूरिंग द लेक्चर एंड और इवन आफ्टर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें प्रॉब्लम पोजिंग किसी भी स्टेज पर की जा सकती है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम पोजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको स्टार्ट में भी किया जा सकता है। जब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर भी नई प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और इवन एट द एंड आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेते हैं बच्चों से, उनको उसके प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करवा देते हैं, तो इवन देन उसके एंड पर भी जब व्हेन द स्टूडेंट्स आर नियर टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो उस वक्त भी एक न्यू प्रॉब्लम को जनरेट करवाया जा सकता है, क्योंकि उससे एक फिर सीक्वेंस जो है वो जनरेट रहता है मैथ की क्लास में। यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उसके साथ ही एक नया प्रॉब्लम उसी के अंदर से उसकी कॉन्टिन्यूएशन के साथ जनरेट करवाया जा सकता है। सो तीनों जो प्रोसेस होते हैं, जो तीनों स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस में से किसी भी एक स्टेज पर प्रॉब्लम जो नया होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। Now we will discuss that what are the skills which can be used in the problem posing method. First of all, the first point is use problem solving strategies to investigate and solve the posed problems. There is a great link between problem solving approach and problem posing approach, closely related हैं एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से जो the first one skill is from the problem solving approach, because when the students are gone through the problem solving approach in the mathematical classroom, they know well that how to solve the problems, what are the steps of solving the problem, strategies कौन सी यूज़ होती हैं problem solve करने के लिए. So when we are using problem posing in our lectures, we should know that our students are good problem solvers. उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अच्छे यूज़ करनी आनी चाहिए, तभी हम उनको प्रॉब्लम पोजिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं. अदरवाइज़ अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स अच्छे नहीं हैं तो प्रॉब्लम पोजिंग का जो मेथड है उसको भी उनके साथ यूज़ नहीं किया जा सकेगा. बिकॉज़ अगर आप एक बार प्रॉब्लम पोज कर देते हैं और उसके बाद बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर अनएबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज़ आती ही नहीं है, तो फिर वो उस मेथड के थ्रू फेलियर की तरफ जाएंगे. Second important skill is formulate problems from everyday and mathematical situations. So जो problems की formulation है that should be strictly from the everyday problems and mathematical situations के मुताबिक होनी चाहिए. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैथ की क्लास में आप कोई ऐसी एग्जांपल या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करके लेके आएँ जो मैथमेटिक्स से डायरेक्टली रिलेट ना करती हो. तो डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए जो प्रॉब्लम है उसका मैथमेटिक्स के साथ, और जो लोअर ग्रेड्स होते हैं स्पेशली वहाँ पर जो आप प्रॉब्लम्स पोज करते हैं वो एवरीडे लाइफ से होने चाहिए. थर्ड वन इज़ यूज़ अ प्रॉपर अप्रोच फॉर पोजिंग प्रॉब्लम्स अप टू द मैथमेटिकल सिचुएशंस. सो इसमें यह है कि प्रॉब्लम पोजिंग के लिए एक प्रॉपर अप्रोच जो कि लिटरेचर से हो और उसको लिटरेचर सपोर्ट करता हो, ऐसी मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रॉब्लम्स to the students. Problem posing की जो different approaches हैं we will discuss in our coming lecture. Now fourth skill is recognize relationships among different topics in mathematics. हमने इसको बहुत अर्ली अपने lectures में discuss किया था that mathematics has different relationships between different topics within the mathematics, क्योंकि हमने relationships मैथ्स के दूसरे subjects के साथ भी डिस्कस किए और within mathematics भी relationships को डिस्कस किया था.
So being a good teacher, you should recognize the relationships among different topics in the mathematics so that you are able to coordinate between the different topics of mathematics. एक relationship के साथ आप जब एक new problem को introduce करवाते हैं तो problem posing basically base ही relationships के ऊपर करती है, जो कि पिछले previous जो experiences होते हैं उनके साथ relate कर रहे होते हैं. डिफरेंट जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या प्रीवियस लर्निंग होंगी बच्चों की, उसी की बेस से जो है वो न्यू प्रॉब्लम्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. जनरलाइज सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेटजीज टू न्यू प्रॉब्लम सिचुएशंस. सो इसमें ये है कि जो भी आप सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करते हैं वो न्यू प्रॉब्लम सिचुएशंस के अंदर भी उनको जनरलाइज करें. बेसिकली जो प्रॉब्लम पोजिंग का प्रोसीजर है ये एक कंटिन्यूस प्रोसीजर होता है. जब आप एक प्रॉब्लम बच्चों को पोज करते हैं और वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसी सोल्यूशन से रिलेट करते हुए आप एक न्यू प्रॉब्लम की सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह से ये कॉन्टीन्यूटी में एक प्रोसेस चलता रहता है. तो जब ये कॉन्टीन्यूटी में प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें फिर जब भी आपके पास कोई सोल्यूशन आता है, कोई न्यू स्ट्रैटेजीज़ आप फाइंड आउट कर पाते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो सो दोज सोल्यूशंस एंड दोज स्ट्रैटेजीज शुड बी जनरलाइजेबल टू द न्यू प्रॉब्लम सिचुएशंस. तो जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए, जो आप सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं उनकी जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए. न्यू सिचुएशंस के अंदर भी उन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ वो हो सकती हों, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ फाइंड आउट करनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ पोज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एज वेल एज सिंपल प्रॉब्लम्स. तो हर तरह के डिफ़िकल्टी लेवल जो है प्रॉब्लम्स का वो वेरी करना चाहिए, बिकॉज आपकी जो क्लासरूम है उसमें यू हैव डिफरेंट स्टाइल्स लर्नर्स and the learners are with different capacities and each and every individual is different from the other. और उस वजह से फिर आपको कम्प्लेक्सिटी लेवल जो होता है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है प्रॉब्लम्स का, उसको वेरी करना पड़ता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ताकि जो पुअर बैकग्राउंड्स के साथ बच्चे हैं, लाइक पुअर लर्निंग बैकग्राउंड्स के साथ बच्चे हैं, वो भी उन प्रॉब्लम्स, उसमें से कई प्रॉब्लम्स ऐसी हों जिनको वो सॉल्व कर पाएँ. और जो गिफ्टेड जो दूसरे कॉन्टिन्यूम का एंड है उसकी तरफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होनी चाहिए ताकि वो उनके लिए भी एक चैलेंज हो प्रॉब्लम पोजिंग के मेथड में. यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एप्लीकेशंस इन पोजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. सो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स अदर देन मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट्स कैन बी अप्लाइड एंड कैन बी यूज्ड व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रॉब्लम पोजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो डिफरेंट जो कोई और भी सब्जेक्ट्स की रेफरेंसेस के साथ उनकी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं जो कि फिट इन करती हों मैथ की क्लास के अंदर. तो दूसरे सब्जेक्ट से भी ऐसी एग्जांपल्स लेकर उनको सॉल्व करवाया जा सकता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम की शेप में. The last one is the ability of generating questions to improve problem posing strategies like यानी ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी कि वो डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस को जनरेट कर सकते हों. हाउ कैन आई फिनिश द प्रॉब्लम, कैन आई पोज एन अदर क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस कैन आई फाइंड, because this is the part of the problem posing methodology and problem posing procedures. When the students start working on the problem posing, उसमें continuously उनके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस उनके ब्रेन में आते रहने चाहिए ताकि वो जो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हों. Now we will discuss how are problem posing skills related to problem solving skills. कि ये दोनों तरह की हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, और now we will discuss that how these two methods are related with each other. Silver and Kay found that students' problem solving performance was highly correlated with their problem posing performance. Compared to less successful problem solvers, good problem solvers generated more and more complex mathematical problems. ये आप जहन में रखें कि जब हम प्रॉब्लम पोजिंग की बात करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को हमें पॉलिश करना होता है.
सो प्रॉब्लम पोजिंग क्वेश्चंस जो होते हैं या प्रॉब्लम पोजिंग जो मेथड है उसमें हम स्टूडेंट्स को इस इनेबल करते हैं कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को पोज करें, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जनरेट करें। तो ये प्रॉब्लम पोजिंग में स्टूडेंट्स का रोल जो है वो प्रॉब्लम डेवलप करने में ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में एग्जैक्टली बनी बनाई प्रॉब्लम बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो प्रॉब्लम पोजिंग होती है उसमें स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी डेवलप की जाती है कि वो प्रॉब्लम्स पोज करें और फिर उनको सॉल्व भी करें। सो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि एक हाईली बोथ दीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड problem posing skills are very highly correlated with each other. Those students who are good problem solvers, they are good problem posers. ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम्स को जनरेट भी करते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। Now we will discuss few benefits of problem posing method. It frees learners from the one answer syndrome. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको पता है कि देयर इज़ ऑलवेज वन आंसर ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम पोजिंग में ये होता है कि प्रॉब्लम जब स्टूडेंट्स पोज करते हैं तो उसकी नेचर डिफरेंट हो जाती है, प्रॉब्लम की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और उसकी वजह से बच्चों को ये इनकरेज किया जाता है कि सबका आंसर सेम आना पॉसिबल ना भी हो तो उनके प्रोसीजर्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए। ठीक है, इट एनेबल्स लर्नर्स टू रिव्यू कॉमन थिंग्स इन अनकॉमन वेज। तो इसमें बच्चे जो हैं वो क्योंकि उनका एक जो न्यू प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का मेथड तो एक ही जैसा होगा ना, उसकी टेक्निक वही यूज़ होगी जो एक्चुअली उसकी है, लेकिन वो एक अनकॉमन वेज में, यानी जब मिलकर काम कर रहे होते हैं और उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो एक अनकॉमन वेज में कॉमन थिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इट लेजिटिमाइजेज आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्योंकि इसमें बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि दे आर वेलकम्ड टू आस्क द क्वेश्चंस। सो इसमें बच्चों की आस्किंग क्वेश्चंस की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। इट फोस्टर्स द प्रिडिक्टिंग, कंजेक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्योंकि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसीजर में भी देखा कि हाइपोथेसिस डेवलप करना और उनको टेस्ट करना जो है दैट इज़ द बेसिक प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम पोजिंग के थ्रू भी बच्चे जो हैं उनकी प्रॉब्लम हाइपोथेसिस प्रिडिक्टिंग और उसको कंजेक्चर करना, यानी उसको प्रिपेयर करना, उसको फाइंड आउट करना, इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी बच्चों की एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं। It builds a spirit of adventure, intellectual excitement and class unity. तो ओवरऑल क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉब्लम पोजिंग की क्लास में बहुत अच्छा डेवलप होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और जो कि प्रॉब्लम्स में से वो न्यू प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, न्यू प्रॉब्लम्स को इन्वेंट कर रहे होते हैं, खुद से बना रहे होते हैं और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सो द क्लासरूम बिकम्स एन एडवेंचर फॉर द स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअली वो एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं जब वो एक नया प्रॉब्लम अच्छा पोज कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम से नई प्रॉब्लम जनरेट कर लेते हैं। तो चूँकि वो क्लास में मिलकर कर भी काम कर रहे होते हैं, सो इट्स क्लास यूनिटी डेवलप हो रही होती है और इस तरह से बच्चे जो हैं वो उनकी एक्साइटेड क्लासरूम हो जाती है। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स द स्पायरलिंग नेचर ऑफ इंक्वायरी लर्निंग, नो प्रॉब्लम इज़ रियली सॉल्व्ड। सो इंक्वायरी जो है बेसिकली इंक्वायरी का स्पिरिट मौजूद होता है प्रॉब्लम पोजिंग क्लासरूम के अंदर, क्योंकि इंक्वायरी में ये होता है कि रियलिटी में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होता। रियलिटी में प्रॉब्लम सॉल्व इस वजह से नहीं हो रहा होता क्योंकि प्रॉब्लम एक जगह पर स्टैग्नेट नहीं होता, हर प्रॉब्लम से एक न्यू प्रॉब्लम जनरेट होता है और फिर स्टूडेंट्स उसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो चूँकि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है इंक्वायरी में, इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि उसमें हर टाइम एक इंक्वायरी का नेचर चल रही होती है। तो एक स्पायरलिंग नेचर होती है इंक्वायरी की जो कि कॉन्टीन्यूस रहती है और वो प्रॉब्लम पोजिंग की अप्रोच उसमें काफ़ी अच्छी यूज़ हो रही होती है इंक्वायरी। It develops a sense of personal ownership and responsibility for mathematical investigations. Although students are working in groups and they are working with each other, however, each and every student is responsible for the answers or for the process of the problem posing. तो personal ownership और responsibility भी बच्चों में develop हो रही होती है।
Here are a few examples of problem posing, so you can clarify the concept of problem posing, how problems are posed in the classroom. Here is an example: 1 plus 1 is equal to question mark. So this is very simple question. Now assume the students has already figured out that the result is 2. By increasing a term on the left by 1, the total on the left is increased. ठीक है, अगर आप इन दोनों 1 + 1 है, किसी एक 1 जो लेफ़्ट साइड पर है उसकी अमाउंट को आप अगर इंक्रीज़ करते हैं, रेज़ करते हैं, तो डेफिनेटली जो उसका आंसर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. In order to get the equality back, one should increase by 1 the right side as well. क्योंकि अगर हमने इक्वल रखना है, 1 + 1 है, और अगर एक तरफ हमने कर दिया है 1 + 2, तो उसको इक्वल करने के लिए हमें फिर अगेन किस तरफ जाना पड़ेगा, 2 + 2 पे. ठीक है, तो 2 + 2 पर जाएंगे. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं कि किस तरह से एक तरफ जो है वो उसको अमाउंट को रेज़ करके दूसरी तरफ से उसको या कमी बेशी करने से मैथ के प्रॉब्लम्स किस तरीके से डिफरेंटली सॉल्व होते जाते हैं. ऑल्दो के प्रॉब्लम की नेचर चेंज हो रही होती है, लेकिन बच्चे उसको कॉन्टीन्यूसली सॉल्व करते जा रहे होते हैं. सो अप्लाइंग द एनलाइटिंग आइडिया रिपीटेडली, the student may even conceive of the notion that adding any number on the left can be balanced by adding the same number on the right. The left hand side is a sum of two terms. ठीक है, तो जो इक्वल के बाद जो आंसर आता है दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि उसकी वो सम के इक्वल होता है. तो इस तरह इसमें जो हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बच्चे लर्न कर रहे होते हैं कि किस तरह हमने दो साइड्स को इक्वल रखना हो तो हमें फिर किस तरह से प्लस और माइनस को यूज़ कर सकते हैं हम. A second observation can be made to the effect that it does not matter to which of the terms the number has been added. And then a third one, that the number does not have to be wholly added to one of the terms. It can be split in any way imaginable. सो किसी तरह से भी, यानी आप जो ऐड कर रहे हैं नंबर, वो कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, किसी जगह भी ऐड कर सकते हैं. इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो एक ही जगह पर सारे नंबर्स को ऐड करें. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आंसर चाहिए है 6, ठीक है, जो अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया उसको आपका आंसर होना चाहिए 6, तो आप जो है वो लेफ़्ट साइड पर हम क्या करेंगे कि 4 + 2 करने की बजाय जो है वो 3 + 3 ज़्यादा उसमें होता है. ठीक है, तो लेकिन ये किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स को ये फिर कंफर्म हो जाता है या वो ये फाइंड आउट कर पाते हैं, इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं कि जो प्लस के क्वेश्चंस हैं वो किसी भी एक साइड पर अमाउंट को रेज़ करने से उसका आंसर सेम निकाला जा सकता है. जैसे 3 + 3 भी 6 हो सकता है, 4 + 2 भी 6 हो सकता है, 2 + 4 भी 6 हो सकता है, 1 + 5 भी 6 हो सकता है. तो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स की नेचर हैं उनको बदलते हुए बच्चे जो सेम आंसर होता है उसको गेन कर रहे होते हैं और उसके थ्रू वो एक डिफरेंट लर्निंग कर रहे होते हैं कि जब आंसर सेम आ रहा हो तो प्रॉब्लम्स डिफरेंट होने के साथ उसमें चेंजेस क्या आती हैं. Here is another example to more clarify the concept of problem posing. One of two brothers is 7 years old while the other is only 5. ठीक है, यानी एक बच्चा है और वो 7 years old है और दूसरा जो है वो 5 years old है. As you can see, the sum of their ages is 12. Definitely. प्लीज़ इन्वेंट अनदर प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट. तो इसी नेचर पे हम बच्चों को गाइड करते हैं कि इसी तरह के आप डिफरेंट और क्वेश्चंस पोज करें और उनको भी सॉल्व करें. ठीक है, इवन इफ़ द फॉलोइंग वाज ऑब्टेन्ड एज 7 + 1 एंड 5 - 1. ठीक है, तो ये डिफरेंट अगर आप बच्चों को कहते हैं कि ये एक की जो एज है वो 7 + 1 है और दूसरे की एज 5 - 1 है. ठीक है, तो उसको एग्जैक्टली उन दोनों के सम क्या होगा उनकी एजेस का. तो डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम की नेचर को चेंज किया जाता है और वो चेंज करना स्टूडेंट्स से चेंज करवाया जाता है. One of the two brothers is 8 years old while the other is only 4. As you can see, the sum of their ages is 12. One of two sisters is 7 years old while the other is only 5. As you can see, the sum of their ages is 12. तो हम ये देखें कि पीछे जो हमने फर्स्ट इसमें एग्जांपल में डिस्कस किया था यहाँ पर, तो हमने उसकी नेचर को थोड़ा सा बदला है. यहाँ हमने 2 भाई कहा कि 7 और 5 इयर्स के हैं. आगे जाकर हम उनको चेंज कर सकते हैं कि सिस्टर्स भी
7 और 5 ईयर्स की एजेस की हों तो वो भी 12 काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर भाई जो हैं वो उनका 1 साल दोनों का, एक का कम कर दिया एक का ज़्यादा कर दिया, तब भी उनका जो टोटल है वो 12 रहेगा। सो अगर हम प्रॉब्लम की नेचर को बदलते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम पोजिंग में जो अब आपके पास पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ कि हम प्रॉब्लम की नेचर को चेंज करते हैं और उससे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करते जाते हैं कि जो उन्होंने लर्न किया है एक कॉन्सेप्ट, उसको वो अप्लाई करते जाते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट जो उनको पोज की जा रही होती हैं प्रॉब्लम्स, और वो खुद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उसके थ्रू वो फिर लर्न करते हैं कि किस तरह से हम मैथ्स के प्रॉब्लम की जब नेचर चेंज होती है तो उसकी जो उसको सॉल्व करने का मेथड है उसमें भी स्लाइटली चेंजेस आती हैं और स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी भी तरह का मैथ का जो प्रॉब्लम उनके सामने आता है तो उसकी वो प्रैक्टिस इतनी कर चुके होते हैं, डिफरेंट अनसीन क्वेश्चंस। बेसिकली जो प्रॉब्लम पोजिंग है उसका बेसिक आइडिया अनसीन क्वेश्चंस डेवलप करना है, ताकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको रोट मेमोराइज ना करें, बल्कि उसकी बजाय जो है वो उनको अगर कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं और कैसे उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं, ताकि उसमें कोई भी न्यू वर्डिंग्स के साथ डिफरेंट सिनेरियोज अगर चेंज करने के साथ उनको नया प्रॉब्लम पोज किया जाता है तो तब भी दे आर एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इन न्यू सिचुएशंस। सो प्रॉब्लम पोजिंग बच्चों को इस काबिल बनाती है कि स्टूडेंट्स किसी भी तरह का जो मैथ का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। Again we will slightly talk about the difference between problem posing and problem solving. Problem posing and problem solving are two of the many innovative learning models that focus on the activity of students in solving problems. Basically दोनों जो problem solving approach है और problem posing approach है तो उसमें जो basic action apply हो रहा होता है वो solving problems है। अल्टीमेट उसका जो अल्टीमेट गोल है इन दोनों अप्रोचेस का वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, उसकी टेक्निक्स सिखा रहे होते हैं दोनों में। ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम पोजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो हैव डिफरेंसेस बिटवीन, तो एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है उसको भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। And that basic difference is problem posing requires students to be able to redefine the problems that have been given with the aim of improving the understanding and facilitate students in solving problems, while problem solving more emphasis on the steps. So यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि when we talk about problem solving approach तो उसमें एम्फेसिस बच्चों का होता है कि वो सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स आपने उन लेक्चर में देखा है। They are exactly following those steps in order to solve the problems of mathematics. While on the other hand problem posing requires redefining problems skills, यानी बच्चों में ऐसी skills develop होनी चाहिए कि वो problems को redefine कर सकें, different situations different scenarios खुद develop कर सकें, ठीक है। और उसमें इसकी रीडिफाइनिंग की जब हम स्किल्स बच्चों में डेवलप करते हैं तो उसका बेसिक एम ये होता है कि इम्प्रूव करें हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो हमने यहाँ पर ये देखा है कि प्रॉब्लम पोजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज़ में रिजेम्बलेंस भी है और डिफरेंस भी है। रिजेम्बलेंस ये है कि बोथ आर फोकसिंग ऑन दी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ के यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्किल्स पॉलिश हो रही होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही स्किल सिर्फ पॉलिश हो रही होती है बच्चों की, लेकिन प्रॉब्लम पोजिंग अप्रोच में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चों की इम्प्रूव हो रही होती है और उसके साथ साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स जनरेट करने की एबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी बच्चों में डेवलप हो रही होती हैं। So this was all about today's lecture, and we have not discontinued problem posing approach. This is not finished here. In our coming lecture we will discuss few more details of problem posing approach. In our next lecture we will discuss different kinds of problem posing, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम पोज करने के लिए उसको बनाया कैसे जाता है, प्रॉब्लम्स में चेंजेस कैसे ली जाती हैं और किस किस तरह से सो वी विल डिस्कस कि किस तरह से प्रॉब्लम पोजिंग की जाती है, प्रॉब्लम्स को जनरेट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी सिचुएशंस और कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकते हैं।
लाइक हम इसमें डिफरेंट जो एक गिवन प्रॉब्लम होती है उसके प्लॉट में चेंजेस की जा सकती हैं, या फिर उसकी जो इलस्ट्रेशंस होती हैं, उसकी डिटेल्स होती हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस हम बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जो गिवन प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें जो कैरेक्टर्स दिए हुए होते हैं उन कैरेक्टर्स की नेचर को बदला जा सकता है उसकी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, और इसी तरह से और बहुत सी चेंजेस की जा सकती हैं. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग. So far this lecture is concerned, we will have a brief review of today's lecture. So we have discussed that what is problem posing. Problem posing जी है कि न्यू जनरेशन ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स है और फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी गिवन होती हैं उनको भी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं. Then we have discussed in detail that what skills are used in problem posing. कौन कौन सी skills पॉलिश हो रही होती हैं और जो prerequisites हैं, like ये वो skills हैं जो कि बच्चों में already होनी चाहिए ताकि वो इनको यूज़ करके अच्छे problem posers बन सकें. उसके बाद हमने देखा है कि जी प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है और कैसे ये जनरेट होती हैं. उसके अलावा हमने फिर कुछ बेनिफिट्स को डिस्कस किया है कि कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो प्रॉब्लम पोजिंग के होते हैं और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो भी ड्यू हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है वो मैंने दो डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लैरिफाई किया है कि किस तरह से एक प्रॉब्लम की नेचर को चेंज किया जा सकता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे प्रॉब्लम पोजिंग जो है वो चेंज होती है और उसकी नेचर को कैसे चेंज किया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज़ लेक्चर.